नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक ऐसे मकड़ जाल की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसके तार दुनिया के सबसे शक्तिशाली कमरों तक जाते हैं। हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टाइन फाइल्स की। ये सिर्फ कुछ दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये सत्ता, सेक्स और ब्लैकमेल का एक ऐसा पिटारा है जिसमें बिल गेट्स से लेकर ब्रिटिश शाही परिवार और अमेरिकी राष्ट्रपतियों तक के नाम उछले हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इन फाइलों की कुछ पन्ने सीधे भारत की राजनीति में हलचल मचा रहे हैं, क्योंकि इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति अनिल अंबानी का भी जिक्र मिलता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद साफ है, इन हजारों पन्नों के ढेर से सच के टुकड़े निकालना। आखिर ये जेफरी एप्स्टाइन था कौन? कैसे एक आदमी ने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाया? और सबसे जरूरी सवाल, भारत से जुड़े इन दावों में आखिर कितना दम है? चलिए इस गहरी और अंधेरी गुफा में उतरते हैं। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं है। सही बात है। ये कहानी है उस सिस्टम की जो ऐसे लोगों को ताकतवर बनाता है। इन दस्तावेजों के जरिए हम देखेंगे कि कैसे एक आदमी दुनिया के सबसे बड़े राजदारों के राज अपने पास रखता था और उन्हें एक तरह से शतरंज के मोहरों की तरह इस्तेमाल करता था। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये जेफरी एप्स्टाइन आखिर था कौन? मैंने पढ़ा कि इसकी शुरुआत एक स्कूल टीचर के तौर पे हुई थी। जी। एक गणित का टीचर। ये बात ही अपने आप में हैरान करने वाली है। एक स्कूल टीचर से दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोगों का राजदार। ये सफर कुछ हजम नहीं होता। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये छलांग अविश्वसनीय लगती है। वो एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ाता था जहां अमीर घरों के बच्चे आते थे। अच्छा। तो वहीं से उसकी नेटवर्किंग शुरू हुई। उसने एक छात्रा के पिता को प्रभावित किया जो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म में थे, और वहां से उसने फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा। मतलब कनेक्शन वहीं से बने? हाँ, वो बहुत चालाक था और लोगों को अपनी बातों में फंसाने में माहिर था। धीरे धीरे उसने अपना एक ऐसा नेटवर्क बना लिया जिसमें अरबपति, नेता, वैज्ञानिक, यहां तक कि शाही परिवारों के लोग भी शामिल थे। मतलब उसने अमीरों की दुनिया में अपनी जगह बना ली। लेकिन ये तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। इसका दूसरा और ज्यादा भयानक पहलू वो नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण से जुड़ा है। हाँ, और यहीं से उसका असली खेल शुरू होता है। वो सिर्फ एक फाइनेंसर नहीं था, वो एक शिकारी था। उसने नाबालिग लड़कियों का एक पूरा नेटवर्क खड़ा किया। बाप रे। वो न सिर्फ खुद उनका यौन शोषण करता था, बल्कि अपने हाई प्रोफाइल दोस्तों और क्लाइंट्स के लिए एक दलाल के तौर पर भी काम करता था। लेकिन इसमें सबसे खतरनाक बात ये थी कि वो ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। उसके आलीशान घरों में, उसके प्राइवेट जेट में, हर जगह गुप्त कैमरे लगे थे। अच्छा। वो हर मुलाकात, हर काली करतूत का सबूत इकट्ठा कर रहा था। ये उसका ब्लैकमेल का इंश्योरेंस था। मतलब वो अपने ही मेहमानों की जासूसी कर रहा था ताकि बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सके। ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। तो फिर ये सब सामने कैसे आया? ये राज का पिटारा खुला कैसे? कहानी में मोड़ तब आया जब 2019 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के कुछ ही हफ्तों बाद उसे जेल की कोठरी में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि उसने आत्महत्या की, लेकिन आज भी कई लोग मानते हैं कि उसे मरवा दिया गया ताकि वो किसी का नाम ना ले सके। और मरने से पहले उसने अपने सारे राज संभाल कर रखे हुए थे। वो गुप्त कैमरों की रिकॉर्डिंग, कॉल लॉग्स। हाँ, और अपने प्राइवेट प्लेन, जिसे लोग लोलिता एक्सप्रेस कहते थे, उसके ब्लैक बॉक्स का डेटा। और हजारों ईमेल्स जो उसने खुद को ही भेजे थे। एक तरह की डिजिटल डायरी। बिल्कुल। और इन फाइल्स को पब्लिक करने का वादा पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक चुनावी अभियान में किया था। दिसंबर 2025 में दस्तावेजों का पहला सेट आया। लेकिन वो तो लगभग काला किया हुआ था, है ना? हाँ, लगभग पूरी तरह से जानकारी छिपा दी गई थी। जनता का दबाव बढ़ा और फिर 30 जनवरी 2026 को वो हुआ जिसका सबको इंतजार था। लगभग 30 लाख पेज के दस्तावेज जारी किए गए, और जैसे ही ये फाइल्स पब्लिक हुई, पूरी दुनिया में एक भूचाल आ गया। चलिए उस भूचाल की ही बात करते हैं। जब ये फाइल सामने आई तो इसमें ऐसे ऐसे नाम थे जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सबसे पहला और चौंकाने वाला नाम किसका था? सबसे पहले जिन नामों पर दुनिया की नजर गई उनमें से एक थे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स। बिल गेट्स। एप्स्टाइन ने 2014 में खुद को एक ईमेल भेजा था जो अब इन फाइल्स का हिस्सा है। उसमें उसने लिखा था कि बिल गेट्स के रूसी महिलाओं के साथ संबंध थे, जिससे उन्हें एक यौन संचारित रोग यानी एसटीडी हो गया था। एक मिनट, ये एक बहुत ही गंभीर आरोप है, और ये सिर्फ एक ईमेल में लिखा है जो उसने खुद को भेजा था।
सीधे तौर के तो नहीं, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो चीजें और साफ होती हैं। कैसे? एप्स्टाइन उसी ईमेल में आगे लिखता है कि ये बीमारी गेट्स ने अपनी पत्नी मेलिंडा तक पहुंचा दी और फिर एप्स्टाइन से गुप्त रूप से एंटीबायोटिक्स मंगवाई। अच्छा। अब ये सिर्फ एप्स्टाइन का एक तरफा दावा नहीं रह जाता जब हम देखते हैं कि मेलिंडा गेट्स ने तलाक के बाद खुद एक इंटरव्यू में कहा था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि उनके अलग होने की एक बड़ी वजह बिल गेट्स के एप्स्टाइन के साथ लगातार संबंध थे। बिल्कुल, और बिल गेट्स ने भी बाद में सार्वजनिक तौर पर एप्स्टाइन से मिलने पर अफसोस जताया था। तो ये कड़ियां जुड़ती हैं। अच्छा, तो ये कनेक्शन है। और कौन से बड़े नाम थे? ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू का भी जिक्र बहुत हुआ था। हाँ, प्रिंस एंड्रू का मामला तो और भी संगीन था। उनकी एक नाबालिग लड़की के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें सामने आईं, जिसके बाद ब्रिटिश शाही परिवार को उन्हें उनकी सभी शाही उपाधियों और जिम्मेदारियों से हटाना पड़ा। ये शाही परिवार के लिए एक बहुत बड़ा स्कैंडल था। और अमेरिकी राष्ट्रपतियों का भी नाम आया था। हाँ, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश और डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी इन दस्तावेजों में 100 से ज्यादा बार आया है। 100 से ज्यादा बार? जी। हालांकि ये कहना जरूरी है कि ट्रंप के खिलाफ कोई सीधा निजी दस्तावेज या आरोप इन फाइलों में नहीं मिला। ठीक है। और ब्रिटेन की लेबर पार्टी के एक बड़े नेता लॉर्ड पीटर मेंडलसन को तो इन खुलासों के बाद इस्तीफा तक देना पड़ा। तो एक तरफ बिल गेट्स और प्रिंस एंड्रयू जैसे नाम थे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सुर्खियां बना रहे थे, लेकिन इन लाखों पन्नों के बीच कुछ ऐसा भी था जिसका सीधा असर भारत की राजनीति पर पड़ना तय था। बिल्कुल, और यहीं से ये कहानी भारत के लिए बेहद अहम हो जाती है। एप्स्टाइन की फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 बार जिक्र मिलता है। पहला जिक्र एक ईमेल में है जो एप्स्टाइन ने खुद को भेजा था। क्या लिखा है उसमें? इसमें वो दावा करता है कि 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी इजराइल दौरे पर गए थे तो उन्होंने, और मैं कोट कर रहा हूं, उसकी सलाह मानी और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में डांस किया और गाना गाया। डांस किया और गाना गाया, ये तो बहुत ही अजीब भाषा है। इसका क्या मतलब निकाला जाए? और एक सज्जायाफ्त अपराधी प्रधानमंत्री को क्या सलाह दे रहा था? यही सवाल विपक्ष ने भी सरकार से पूछा है। इस एक लाइन से कई सवाल खड़े होते हैं। पहला, प्रधानमंत्री एक ऐसे व्यक्ति से कौन सी सलाह ले रहे थे जो यौन शोषण के अपराधों में सजायाफ्ता था? हाँ। दूसरा, इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति का क्या फायदा था? और तीसरा, एप्स्टीन के लिखने का क्या मतलब था कि इट वर्क्ड, यानी ये काम कर गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अब शायद कभी नहीं मिलेगा, है ना? लगता तो ऐसा ही है, लेकिन ये प्रधानमंत्री और एक अपराधी के बीच किसी तरह के संपर्क की ओर इशारा तो करते हैं। और दूसरा जिक्र कौन सा है? दूसरा जिक्र और भी सीधा है। एप्स्टाइन ने ट्रंप के करीबी और रणनीतिकार स्टीव बैनन को एक चैट में बताया था, और ये चैट मई 2019 की है। 2019 मतलब चुनावों के ठीक बाद? हाँ, प्रधानमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ लेने से सिर्फ 10 दिन पहले की बात है ये। एप्स्टाइन लिखता है कि मोदी मुझसे मिलने के लिए किसी को भेज रहे हैं। क्या? इसी चैट में एप्स्टाइन ने यह भी दावा किया कि उसकी मोदी से एक दिलचस्प बैठक हुई थी और वो चाहे तो मोदी और बैनन की मीटिंग भी करवा सकता है। ये तो बहुत बड़ा दावा है। मतलब चुनाव जीतने और शपथ लेने के बीच के उस अहम वक्त में प्रधानमंत्री का कोई प्रतिनिधि एप्स्टाइन से मिल रहा था। दस्तावेज तो यही कहते हैं। लेकिन कहानी में एक और भारतीय नाम है, उद्योगपति अनिल अंबानी। उनका क्या रोल था इसमें? अनिल अंबानी का जिक्र एक चैट से सामने आया है जिसमें वो कथित तौर पर एप्स्टाइन को लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? उस चैट में लिखा है, लीडरशिप चाहती है कि आप जेरेड और बैनन से मेरी जल्द से जल्द मुलाकात में मदद करें। अच्छा। यहाँ जेरेड का मतलब ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से है, और बैनन का जिक्र तो पहले आ ही चुका है। एक मिनट, यहाँ लीडरशिप शब्द बहुत अहम हो जाता है। इसका मतलब क्या प्रधानमंत्री मोदी से निकाला जा रहा है? विपक्ष का तो यही आरोप है। उनका सवाल है कि एक निजी उद्योगपति लीडरशिप यानी देश के नेतृत्व के लिए अमेरिका में बैठकें क्यों तय कर रहा था? बात तो सही है। अगर भारत सरकार को अमेरिकी प्रशासन से आधिकारिक तौर पे बात करनी थी तो उसके लिए विदेश मंत्रालय है, दूतावास हैं। हाँ। एक निजी उद्योगपति को एक अपराधी के जरिए पिछले दरवाजे से बात करने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब ये है कि देशों के बीच की बातचीत सिर्फ दूतावासों या विदेश मंत्रालयों के जरिए नहीं हो रही थी। एक अपराधी, एक ब्लैकमेलर पर्दे के पीछे से रिश्तों की दिशा तय कर रहा था। ये तो शैडो डिप्लोमेसी का एक भयानक उदाहरण है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, शैडो डिप्लोमेसी। ये दिखाता है कि कैसे एप्स्टाइन जैसे लोग जो किसी सरकार का हिस्सा नहीं है, वो सरकारों और बड़े उद्योगपतियों के बीच एक दलाल की भूमिका निभा रहे थे। मतलब वो सिर्फ पैसे या लड़कियों की दलाली नहीं कर रहा था? नहीं, वो ताकत और प्रभाव की दलाली कर रहा था। तो अब इसका क्या मतलब निकालें?
इन सभी दावों पर भारत सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? हाँ बिल्कुल, भारत सरकार ने इन सभी दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। क्या कहा है उन्होंने? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान में इसे एक दोषी अपराधी की मनगढ़ंत बातें कहा और कहा कि इसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जाना चाहिए। उनका स्टैंड साफ है कि यह सब एक अपराधी की बकवास है और इस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। और अमेरिका का क्या रुख है? क्या वो इन फाइल्स में लगे आरोपों पर कोई कार्रवाई कर रहे हैं? नहीं, अमेरिकी सरकार ने भी यह साफ कर दिया है कि इन दस्तावेजों में लगाए गए आरोपों पर उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो अब ये मामला सिर्फ राजनीतिक रह गया है? हाँ, अब असल में ये मामला भारत में सरकार और विपक्ष के बीच एक राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन क्योंकि एप्स्टाइन अब इस दुनिया में नहीं है, तो इन दावों की सच्चाई साबित करना या उन्हें झुठलाना लगभग नामुमकिन है। तो आज की इस चर्चा से ये तो साफ है कि जेफरी एप्स्टाइन सिर्फ एक यौन अपराधी नहीं था। वो एक बहुत ही शातिर हाई लेवल ब्लैकमेलर और पावर ब्रोकर था, जिसके तार दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों से जुड़े थे। उसके दस्तावेज किसी एक व्यक्ति के अपराधों का चिट्ठा नहीं, बल्कि सत्ता और प्रभाव के एक बहुत बड़े और अंधेरे नेटवर्क को उजागर करते हैं। बिल्कुल, और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। क्या? ये फाइल्स दिखाती हैं कि कैसे एप्स्टाइन जैसे लोग, जो किसी सरकार या किसी आधिकारिक पद का हिस्सा नहीं है, पर्दे के पीछे से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और कूटनीति को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि दुनिया को वो लोग नहीं चला रहे जो हमें सामने दिखते हैं, बल्कि कोई और ही है जो पीछे से तार खींच रहा है? ये सोचने वाली बात है। ये फाइल्स हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम जो खबरों में देखते हैं या जो आधिकारिक बयानों में सुनते हैं, वो शायद पूरी तस्वीर का बस एक छोटा सा हिस्सा है। असली सत्ता, असली ताकत और असली सौदे शायद उन बंद दरवाजों के पीछे होते हैं जहां जेफरी एप्स्टाइन जैसे लोग चाबियां लेकर घूमते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि एप्स्टाइन तो एक चेहरा था जो बेनकाब हो गया। दुनिया में ऐसे और कितने अदृश्य दलाल हैं जो आज भी अपना खेल खेल रहे हैं।